नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर या YouTube मंच पर कह लीजिए कि स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए यूपी पीसीएस मेंस के लिए 2 निबंध दिया है लिखने के लिए आप लोगों को। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस के लिए 2 निबंध दिया था। पहला निबंध था कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, और दूसरा निबंध था द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका वाला निबंध जो है 2023 की मुख्य परीक्षा में आ चुका है, और द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी वाला जो निबंध है वो 2022 की मुख्य परीक्षा में आ चुका है। तो आप लोगों में से तमाम लोगों को निबंध लिखने में बड़ी परेशानी आ रही है, मतलब निबंध शुरू कैसे किया जाए इसमें बड़ी समस्या आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए जो है एक मॉडल निबंध दिखाते हुए चर्चा की जाए। देखिए, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका को अगर साहित्य समाज का दर्पण है से इंटरलिंक करके लिखेंगे, मतलब समाज जैसा होता है साहित्य उसे ही दिखाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि साहित्य जो जैसा दिखाएगा, साहित्य जैसी शिक्षा देगा, वैसे ही समाज का निर्माण होगा। यानी कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो चरित्र भी कहीं न कहीं समाज से प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है। और क्योंकि समाज का निर्माण ही साहित्य से होता है, साहित्य से होता है। ठीक है, और साहित्य और समाज एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यानी आप इसको अपने निबंध को और आकर्षक बनाने के लिए मतलब डायग्राम में या आप कह लीजिए वैन आरेख में दिखा सकते हैं कि जैसे ये साहित्य हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, और ऐसे एक और बना दीजिए, ये समाज हो गया, ठीक, और एक और डायग्राम ऐसे बना दीजिए और ये चरित्र हो गया। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम से निबंध को लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मतलब आपके प्रस्तुतिकरण का यह तरीका है कि आप जो है साहित्य, समाज और चरित्र का एक डायग्राम बना के दिखाइए कि तीनों कहीं न कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ठीक है, तीनों क्या हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इस बात को जब आप दिखा ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत ही अच्छा निबंध लिख ले जाएंगे। आपको कोई दिक्कत निबंध लिखने में कम से कम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो पिछले निबंध की बात हो गई। मैंने पिछले वीडियो में इसका हिंट भी दिया है और एक बार पुनः मैंने हिंट दे दिया। अब हम दूसरे वाले निबंध की बात करेंगे कि द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी वाला निबंध आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी वाला निबंध आप कैसे लिखेंगे, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। ठीक है, यानी कि एक महिला का जो 2 पार्ट में व्यक्तित्व हमारे समाज में देखने को मिलता है, उसको इलेबोरेट करना है, उसको जस्टिफाई करना है इस निबंध में। ठीक है, शीर्षक से यही पता चल रहा है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम निबंध की रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसमें प्रथम चरण होता है भूमिका का। ठीक, और हमने ये भी बताया था कि भूमिका की शुरुआत हम किसी मतलब डायरेक्ट उसको जस्टिफाई करते हुए लिख सकते हैं, किसी काव्य से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, किसी दोहे से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, या किसी वक्तव्य या कथन से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये जो मॉडल निबंध लिखा है उसमें मैंने क्या किया है, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक वक्तव्य से निबंध की शुरुआत की है। देखिए दिया गया, साधारणतः मैंने देखा है कि महिलाएं आध्यात्मिक, भावात्मक और प्रायः शारीरिक रूप से पुरुषों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। ये किसने कहा है, ग्रे ओल्ड मैन का ये कथन है। किसका है, ग्रे ओल्ड मैन का। ठीक है, तो देखिए इस तरीके की
मतलब अगर कोई कोटेशन आप यूज करेंगे या कोई दोहा यूज करेंगे, कोई चौपाई यूज करेंगे, कोई काव्य यूज करेंगे, ठीक है, कोई गीत यूज करेंगे, तो इस तरीके से जब आप परिचय देंगे तो क्या होगा कि आपको मतलब आपका निबंध खुल जाएगा। निबंध को खोलना बहुत ज़रूरी, शीर्षक को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार शीर्षक अगर खुल गया, खुल जाने से मतलब है कि चीज़ें स्पष्ट हो गई एक बार, तो आपकी पेन चलना शुरू हो जाएगी निबंध लिखने में और आप बहुत अच्छे से निबंध लिख ले जाएंगे। अब देखिए मैंने इसी चीज़ को कैसे भूमिका में जस्टिफाई किया, जो ऊपर मैंने कोटेशन लिखा है उसी को कैसे जस्टिफाई किया है आप इसको देखिए। लिखा गया है, उपरोक्त कथन भले ही इस तथ्य की पुष्टि कर रहा हो कि एक स्त्री अनेक अवसरों पर एक पुरुष से कहीं अधिक दृढ़ता और जीवटता का परिचय देती है, ठीक है, उपरोक्त जो कथन है वो यही पुष्टि कर रहा है, किंतु यथार्थ में इसकी स्वीकार्योक्ति के संदर्भ में कहानी बिल्कुल अलग है, या आप कह सकते हैं तस्वीर बिल्कुल अलग है, ठीक है। स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसको उपर्युक्त जो विद्वान हैं ग्रे ओल्ड मैन वो कह रहे हैं। उसको जस्टिफाई भी हम लोग करते हैं लेकिन किताबों में, ठीक है, व्यवहार में हम लोग स्त्रियों को पुरुषों से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ हमने दर्शाने की कोशिश की है अपनी भूमिका में। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है कि एक स्त्री को एक तो प्रकृति ने ही कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां और पीड़ाएं भोगने के अनुकूल बनाया है, ठीक है। जिम्मेदारियां और पीड़ाएं भोगने के अनुकूल आप समझ सकते हैं, जैसे एक स्त्री ही माँ केवल एक स्त्री बनती है, पुरुष कभी माँ नहीं बन सकता, और माँ को पिता की तुलना में अधिक दर्द झेलने पड़ते हैं, अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ये नेचुरल है, ठीक है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग केवल माँ करवा सकती है, पिता नहीं करवा सकता, ठीक। पीरियड्स केवल माँ को होते हैं या महिलाओं को होते हैं, पुरुष को नहीं होते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ प्रकृति ने केवल स्त्री को सौंपी हैं, और कहीं न कहीं प्रकृति ने यह माना है कि स्त्री पुरुषों से अधिक मजबूत है, दृढ़ है, तभी तो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ उन्हीं को सौंपी जाती हैं जिनको अधिक मजबूत समझा जाता है या अधिक योग्य समझा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है कि प्रकृति ने कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और पीड़ाएं भोगने के लिए अनुकूल बनाया है, और दूसरे समाज ने भी उसके ऊपर तमाम रूढ़ियों, परंपराओं और रिवाजों की जिम्मेदारियां दे दी हैं, ठीक है। इस प्रकार एक स्त्री को प्रकृति और पुरुषवादी समाज की एक तरह से दोहरी मार झेलनी पड़ती है, जिसका सामना कभी भी एक पुरुष को नहीं करना पड़ता। मैंने जो बताया कि पीरियड्स आना, माँ बनना, ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारियां कभी पुरुष को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, बच्चे को दूध पिलाना, ये सब जिम्मेदारियां कभी भी एक पुरुष को नहीं उठानी पड़ती हैं, ठीक। हमारे समाज, विशेषकर भारतीय समाज में एक कहावत है कि एक स्त्री का इस पृथ्वी पर 2 बार जन्म होता है, ठीक है। कब कब होता है? एक जन्म वह होता है जो प्रकृति उसे देती है, और दूसरा जन्म वह होता है जब वह ब्याह कर अपने पति के घर को जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे समाजों में पहली स्त्री का जब एक किसी बच्ची का जन्म होता है तो वो स्टार्टिंग में जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती तब तक वो अपने पिता के वंश या कुल से जानी जाती है, ठीक है, पिता के वंश या कुल से जानी जाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तब वह अपने पति के वंश या कुल से जानी जाने लगती है, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि एक स्त्री का अपना कोई अस्तित्व हमारा समाज स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे पिता और पति के बीच में बांध देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक स्त्री को यहाँ भी द्विखंडी व्यक्तित्व में बांटा गया कि नहीं बांटा गया, द्विखंडी स्तर में बांटा गया कि नहीं बांटा गया। मेरे कहने का मतलब है कि निबंध की जब भूमिका आप अच्छे से इलेबोरेट कर ले जाएंगे तो निबंध का विस्तार खुद ब खुद होता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जन्म से लेकर विवाह पूर्व तक वह कुछ हद तक खुले वातावरण में स्वतंत्र रूप से श्वास ले सकती है। उसे कदम कदम पर तमाम रीति रिवाजों और आडंबरों का निर्वहन नहीं करना पड़ता है,
ठीक है। किंतु विवाह के बाद तो उसे कदम कदम पर इन्हीं रिवाजों और आडंबरों को लेकर मतलब चलती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह आडंबर ही ओढ़ती, आडंबर ही बिछाती और रोज सुबह आडंबर की ही ओट में उसे जागना पड़ता है। ठीक है, किसको? एक स्त्री को। यहाँ देखिए इस तरीके से मतलब इस तरीके के जो कोटेशन आए जो आप अपने आप लिखें, उनको आप ऐसे हाईलाइट या अंडरलाइन भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से इससे भी क्या पता चल रहा है कि एक स्त्री मतलब क्या है कि पुरुष से बिल्कुल अलग है, द्विखंडी व्यक्तित्व में है। आडंबर ही उड़ती का मतलब क्या हुआ? हमारे भारतीय समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो घर घर की कहानी है कि एक स्त्री को सुबह के समय पुरुषों से पहले जागना पड़ता है। ठीक है, दिन भर सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब घरेलू काम निपटाए, और अगर वो स्त्री मतलब ऑफिस में काम कर रही है, कोई नौकरी कर रही है, तो ऑफिस का भी काम निपटाए, और फिर जब शाम को ऑफिस से लौट कर आए तो फिर उसको अपने घरेलू काम निपटाने हैं, घरेलू काम निपटाने हैं। ठीक है, और घरेलू कामों को निपटाने के बाद ही सबसे बाद में वो बिस्तर पर जा पाती है सोने के लिए। ठीक है, और सुबह सबसे पहले उठना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक महिला पर, केवल एक स्त्री पर ही थोपी जाती है। कभी भी एक पुरुष भारतीय समाज में इस तरीके की जिम्मेदारी निभाता हुआ नहीं दिखता है। अपवाद की बात अलग है। ठीक, आगे देखिए। आगे मैंने बताने की कोशिश की है कि हालांकि उसे विवाह से पूर्व भी कुछ कम रीति रिवाजों और आडंबरों का बोझ नहीं ढोना पड़ता है। विवाह से पूर्व भी एक स्त्री, लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसे कदम कदम पर हमारे परिवार और समाज द्वारा यह एहसास दिलाया जाने लगता है कि वह एक स्त्री है। ठीक है, जैसे जैसे वो समझदार होती है, बड़ी होती है, यह बताया जाने लगता है कि वह स्त्री है, वह लड़कों से भिन्न है। कैसे बताया जाता है? आगे देखिए, मैंने स्पष्ट किया है कि वह लड़कों की तरह खुलकर खेल और हंस नहीं सकती, वह लड़कों की तरह इधर उधर घूम नहीं सकती। ठीक है, अन्यथा परिवार, समाज, जाति और काफ़ी हद तक देश की मर्यादा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एक स्त्री पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कोई और नहीं होते हैं बल्कि उसके अपने बंधु बांधव, पिता, पितामह, रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, स्त्री पर जो तमाम तरीके के बंधन लगाए जाते हैं, एक लड़की पर जो तमाम तरीके के बंधन लगाए जाते हैं, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वयस्क होती है, किशोरावस्था में प्रवेश करती है, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जब उन्मुख होती है, तो उसके घर में उसके दादा दादी, माता पिता, ठीक है, भाई, यही लोग बताना शुरू कर देते हैं कि तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुमको ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं हंसना है। ठीक है, घर पे कोई आए तो आपको अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना। इस तरीके के तमाम आडंबर एक महिला पर ही थोपे जाते हैं, और ये आडंबर जो थोपने वाले होते हैं कोई गैर नहीं बल्कि उस महिला के ही सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए निबंध हमारा खुल चुका है। ठीक है, निबंध को हमने स्पष्ट कर दिया है कि एक महिला पुरुषों से भिन्न कैसे है और उसे अलग अलग तरीके के आडंबरों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। हमने लिखा है कि विवाह से पूर्व जब एक स्त्री इन तमाम मान मर्यादाओं का रक्षण करते हुए ब्याह कर अपने पति के घर पहुंचती है तो अब उसके पास दो घरों के मान मर्यादाओं को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ती है, जो कभी एक पुरुष को नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है, यहाँ भी देखिए अब द्विखंडी व्यक्तित्व में है कि नहीं। महिला जब तक अपने पिता के घर थी तब तक अपने पिता की ही मान मर्यादा का ध्यान रख रही थी। ठीक है, अब वो अपने जब पति के घर पहुंच गई तो अब उसको पति के घर कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे पिता की इज्जत पर आँच आए, और समाज के सामने भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे पति की इज्जत पे आँच आए। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब वो पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पिता के भी मान सम्मान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ओढ़ ले रही है और पति के भी मान सम्मान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ओढ़ ले रही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए द्विखंडी व्यक्तित्व में कैसे बंट रही है, इसको धीरे धीरे स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दो घरों के मान मर्यादाओं को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ती है। अब उसे अपने घर से कहीं अधिक अपने पति के घर की मान मर्यादाओं को निभाने और संभालने की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार प्राचीन समय से ही हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो एक स्त्री को द्विखंडी व्यक्तित्व, मैंने बताया ना कब स्पष्ट होता जा रहा है, द्विखंडी व्यक्तित्व का बनाकर रखता है। एक व्यक्तित्व वह जो विवाह के पूर्व होता है और दूसरा वह जो उसे विवाह के बाद निभाना होता है। इसी तरह सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में भी उसे दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। यदि कोई स्त्री अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में स्वयं को शिक्षित और सशक्त करने की कोशिश करे तो भी चुनौतियां कम नहीं हैं। ठीक है, अगर कोई स्त्री पढ़ना चाहती है, अपने आप को सशक्त करना चाहती है, तब भी उसके पास तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहली चुनौती तो घर से बाहर कदम निकालने की होती है, और यदि तमाम प्रयासों के बाद कदम बाहर निकल भी गए तो भी उसे परिवार और घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिल पाती है, बल्कि उसे परिवार और घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी होती है। ठीक है, अब एक स्त्री अपने आप को क्या कर रही है? सशक्त करने का प्रयास कर रही है, अपने आप को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले तो प्राचीन समय से अगर हम बात करें तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, वो पढ़ ही नहीं सकती थी, उसके लिए उसे लड़ना पड़ा। उसके बाहर जब वो निकली तो तब भी उसकी चुनौतियां कम नहीं हुई। जब वो स्कूल गई, पढ़ने गई, ठीक है, तो उसको घर के सारे काम निपटा करके ही स्कूल में जाना पड़ता था, घर के सारे काम। वहीं उसका भाई भी स्कूल जाता है, लेकिन भाई को कोई काम नहीं करना, भाई को सुबह उठकर जो है तैयार होकर सीधे स्कूल पहुंचना है, लेकिन बहन को खाना भी बनाना है घर का, ठीक है, सबको खिलाना पिलाना भी है, बर्तन भी साफ करना है, ठीक है, और जो स्कूल से उसको होमवर्क मिला है उसको भी पूरा करना है, उसके बाद स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये स्त्रियों की मतलब स्थिति रही है हमारे समाज में प्राचीन समय से ही, जो आज भी विद्यमान है। आगे देखिए, किसी तरह शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद जब वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है तथा अपनी आत्मनिर्भरता को मूर्त रूप देती है, तब भी उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि उसके अनुरूप ही उसे अपने आप को ढालना पड़ता है। कैसे ढालना पड़ता है? इस प्रकार जीवन के प्रत्येक स्तर और क्षेत्र में एक स्त्री को द्विखंडी व्यक्तित्व का ही परिचय देना पड़ता है, वह उससे कभी मुक्त नहीं हो पाती। हालांकि इन तमाम चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बावजूद हमारे देश और समाज में ऐसी अनेक विदुषी प्रतिभाशाली महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इस दोहरे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए भी अपने देश और समाज के कल्याण में अपना अमूल्य योगदान दिया है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। अब देखिए, हमने क्या किया, निबंध में ये स्पष्ट कर दिया पिछले पैराग्राफ्स में कि द्विखंडी व्यक्तित्व में कैसे एक स्त्री बटी हुई है। अब इसको केवल स्पष्ट ही नहीं करना है, बल्कि दो चार उदाहरण भी ऐसे देने हैं कि द्विखंडी व्यक्तित्व में बटकर भी महिलाओं ने किस प्रकार हार नहीं मानी है और अपने आप को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है, ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास किया है, जो अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा बनी है। ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है, तो आपको भी अपने निबंध में ये स्पष्ट करना होगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा गया है। यदि हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो ऐसी स्त्रियों का परिचय हमें प्रत्येक क्षेत्र से जानने को मिल जाएगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की सुषमा स्वराज हो, निर्मला सीतारमण हो, मीरा कुमार हो, मायावती हो, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की सावित्री जिंदल हो,
अनुराधा भट्टाचार्य हों, नीता अंबानी हों, ठीक है, आदि। इसी तरह शैक्षिक क्षेत्र में भी अनेक महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी अलग पहचान बनाई है। प्राचीन काल में जहाँ अपाला, घोषा, लोपमुद्रा आदि विदुषी महिलाओं के नाम अक्सर उल्लिखित होते हैं, तो वहीं मध्य और आधुनिक काल में भी सावित्रीबाई फूले, सरोजिनी नायडू आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इसी तरह खेल और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी तमाम महिलाओं जैसे सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि ने अपना नाम रोशन किया है। ठीक है, अब देखिए द्विखंडी व्यक्तित्व में नारी बटी हुई है। द्विखंडी व्यक्तित्व का मतलब ये हुआ कि वो अपने घर की, परिवार की भी जिम्मेदारी उठा रही है और अपने सार्वजनिक जीवन यानी आर्थिक जीवन की भी जिम्मेदारी उठा रही, यानी पैसा भी कमा रही है, घर भी संभाल रही है। ठीक है, और ऐसा हमने उदाहरण भी दे दिया। अपने उदाहरणों से हमने जो मतलब द्विखंडी व्यक्तित्व में कैसे नारी बटी हुई है और कैसे उसने इसको जस्टिफाई किया है, इसको हमने पुष्ट भी कर दिया अपने उदाहरणों से। ऐसे ही आपको भी पुष्ट करना है निबंध में। इस तरह यद्यपि नारी को द्विखंडी व्यक्तित्व में बांटकर रख दिया गया है, फिर भी वह प्राचीन समय से ही किसी पुरुष से अधिक जीवटता का परिचय देते हुए इन सब का निर्वहन कर रही है। तभी तो कहा गया है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ठीक है, इस तरीके का कोटेशन जब आप यूज करते हैं तो आपका निबंध और ज़्यादा सशक्त हो जाता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, एग्जामिनर को मार्क देने के लिए, अधिक से अधिक मार्क देने के लिए मजबूर करता है। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, हमने निबंध की भूमिका को कोटेशन से शुरू किया, यानी भूमिका भी हमने समृद्ध रूप से लिखा। द्विखंडी व्यक्तित्व में नारी कैसे बटी हुई है, इसके लिए हमने क्या किया, समाज का भी उदाहरण दिया, समाज का भी, और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जीवन का भी उदाहरण दे दिया। ठीक है, सामाजिक आर्थिक जीवन का भी हमने उदाहरण दे दिया। ठीक, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग भारतीय समाज से आते हैं तो इसको स्पष्ट करना ही है। हाँ, एक दो उदाहरण या एक आध दो पैराग्राफ आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी एक आध दो पैराग्राफ में दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका निबंध बहुआयामी बनेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को ब्रॉड लेवल की जानकारी है इस मामले की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि उससे संबंधित उदाहरण भी दिए, चाहे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो चाहे वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हो। अब हमने क्या किया है कि एक बहस को छेड़ा, एक मुद्दे को छेड़ा भूमिका में, उसको हमने जस्टिफाई किया, जस्टिफाई करते हुए उसके हमने एग्जाम्पल दिए। अब क्या है, हमें निबंध का निष्कर्ष निकालना, वाइंड अप करना है। तो निष्कर्ष में देखिए हमने क्या लिखा है कि निष्कर्षता यहाँ लिखा जाना चाहिए था। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि एक स्त्री जिसे प्राचीन समय से ही कमजोर और दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है, उसके प्रति अब नज़रिया बदलने और आगे बढ़ने में मदद करने की आवश्यकता है। हमें यह समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि एक स्त्री पुरुष के पीछे पीछे चलने वाली उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाली उसकी सहगामी और सहचर है। ठीक है, अब स्त्री क्या है, पुरुष की परछाई नहीं है, बल्कि पुरुष और स्त्री एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ठीक है, पुरुष और स्त्री क्या हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, या आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। उसका भी इस सृष्टि और समाज को चलाने में उतना ही योगदान है जितना एक पुरुष का है। यद्यपि इस दिशा में धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है, तभी अब महिलाओं को शिक्षा, मताधिकार, आरक्षण जैसे अधिकारों की पहल की जा रही। देखिए निष्कर्ष हमारा क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। निष्कर्ष हमारा निराशावादी नहीं होना चाहिए। ये हमने पिछले वीडियो में जब चर्चा की है तब भी मैंने बताया है। ठीक है, कि निबंध का निष्कर्ष जो है हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से होना चाहिए। अगर आप आशावादी दृष्टिकोण से नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए।
देखिए आगे लिखा गया है, सार्वजनिक नौकरियों में महिला आरक्षण, पंचायतों में महिला आरक्षण, इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके? नारी सशक्तिकरण के। किंतु अभी इस दिशा में लंबे संघर्ष की आवश्यकता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी अभी महिलाओं को उचित आरक्षण प्रदान कर सामाजिक न्याय किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि अब इसको बदल सकते हैं आप, ये निबंध पुराना हो गया है, बहुत पहले मैंने लिखा था। अब देखिए लोकसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो आप अपने निष्कर्ष के तरीके को अब चेंज कर सकते हैं, उसको भी आशावादी दृष्टिकोण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी वाला के शीर्षक वाला निबंध कैसे लिखेंगे, उसका एक मॉडल हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, उम्मीद है कि आपको ये मॉडल काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, इससे आप निबंध अच्छे से लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी वाला जब निबंध आप लिखेंगे तो सबसे पहले किसी कोट या पंक्ति या दोहा या कथन आदि से अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं और फिर भूमिका में उसको उस दोहे, कथन, कोट आदि को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर नारी द्विखंडी व्यक्तित्व में कैसे बटी हुई है, इसके 2-4 उदाहरण विश्व के, ठीक है, विश्व के 2-4 उदाहरण दीजिए, फिर भारतीय समाज के 2-4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लगेगा कि आपका निबंध बहुआयामी है। ठीक, अब आपने द्विखंडी व्यक्तित्व में कैसे बटी हुई है इसके उदाहरण दे दिए। अब द्विखंडी व्यक्तित्व में बटे होने के बावजूद भी एक स्त्री हार नहीं मान रही है, कैसे वो समाज को नई दिशा देने की दोहरी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी समाज को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके भी 2-4 उदाहरण दीजिए। निर्मला सीतारमण, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, स्मृति मंधाना, हरसिमरत कौर, मतलब तमाम सारे उदाहरण हैं कि विभिन्न, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना नाम रोशन नहीं किया है। ठीक है, तो उसका उदाहरण दीजिए कि महिला, हालांकि मतलब उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक महिला द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी हुई है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, एक पैसेज में उसको स्पष्ट कर दीजिए। अब उसके बाद आप ये बता दीजिए कि मतलब यद्यपि इन महिलाओं ने द्विखंडी व्यक्तित्व में बटे होने के बाद भी हार नहीं मानी है। ठीक है, मतलब एक समाज के सामने, अन्य महिला समाज के सामने एक नया प्रतिमान, एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। फिर भी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कुछ अभी भी चुनौतियां विद्यमान हैं। ठीक है, और फिर एक पैसेज में उन चुनौतियों की चर्चा कर दीजिए। ठीक है, महिला को पुरुष से कमज़ोर समझा जा रहा है, अभी भी हमारे समाजों में महिलाओं के लिए लोग उतना फ्री माइंडेड होके नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को अभी भी दोयम दर्जे का समझ रहे हैं, इसके लिए तमाम परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। सामाजिक राजनीतिक ताना बाना जो हमारे समाज का है वो जिम्मेदार है। एक पैसेज में आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, 2-4 उदाहरण एक पैसेज में उसको आप दे दीजिए और फिर एक उचित निष्कर्ष पे पहुंच जाइए कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के ही प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें और हमारे समाज को भी अपना नज़रिया चेंज, महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं हैं, इस सत्य को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस सत्य को स्वीकार करके ही हम महिला के द्विखंडी व्यक्तित्व के साथ न्याय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा निबंध बन जाएगा। तो ये मॉडल निबंध हमने एक प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो आपके चाहे RO का मेंस हो, चाहे UPPCS का मेंस हो, इस तरीके का एक निबंध लगभग हर साल पूछा जाता है, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। आप इसको देखिए, समझिए।
ठीक है, ये तो एक बहुत पुराना निबंध हमने लिखा था इस विषय पर, तो आपको मॉडल निबंध के रूप में दे दिया। बाकी जब आप लोग निबंध अपने लिख के भेजेंगे तो आपके निबंध लिखने के बाद एक फाइनल जो इसका मतलब बेहतर रूप हो सकता है इस निबंध का, इस शीर्षक से संबंधित निबंध का, उसको मैं आपको अपनी हैंड राइटिंग में पुनः देने की कोशिश करूँगा। देखिए, कितना भी बढ़िया लेख किसी का हो, कितना भी बढ़िया निबंध या आंसर किसी का हो, लेकिन उसमें भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, तो मेरे में भी बनी रहती है। अभी देखिए 2-4 पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताए कि जो मैंने इस निबंध में नहीं लिखा लेकिन मेरे दिमाग में अब आ रहा है। तो ऐसे ही जब आप इस मॉडल निबंध को देखेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। हो सकता क्या, निश्चित है कि मैंने जो लिखा है इससे कई गुना बेहतर आप सोच पाएंगे और निबंध लिख पाएंगे। तो आप इस मॉडल निबंध को देखिए, उसके बाद बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगली वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।